वेलकम बैक गाइस टू पार्ट 6। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑफ पार्ट 5। पार्ट 5 में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वालिटी डिस्कस किया था कि राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है तो उससे क्या क्या रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। अब सेम कैलकुलेशन हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट के लिए। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है, दैट इज द सेकेंड इक्वालिटी, तो इससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 5 देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वही ही रिजल्ट्स यहाँ पे कुछ यूज करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने कैसे सॉल्व किया था, फर्स्ट जो यहाँ पे हम एक नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर एक भी यहाँ से Z1 या Z2 में से कोई भी चीज जीरो होगी तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, सिमिलर टू द पार्ट 1 ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद में हमने कैसे सॉल्व किया था, दोनों तरफ स्क्वायर किया था और सॉल्व किया था, क्योंकि मॉड्यूलस में हम हमेशा कैसे करते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, उसको लिख लेंगे हम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका कॉन्जुगेट। अब इसके बाद में अब यहाँ पे क्या आएगा, मॉड का स्क्वायर तो वही होता है जो सिंपल इसका स्क्वायर होगा। तो सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन का, पहले क्या आया था यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार क्या आएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2 आएगा। तो इससे हमारे रिजल्ट आएंगे कि Z1 Z2 बार का रियल या फिर Z1 बार Z2 उसका रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि ये भी क्या है मॉड्यूलस पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा नेगेटिव। पिछले केस में क्या आया था, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई थी। इससे और हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, इस रिजल्ट को यूज किया था, ये वाला जो पार्ट है इस रिजल्ट को यूज करके हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे भी वो सेम ही रिजल्ट आएगा, सिमिलर तरीके से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हमने रियल पार्ट को इक्वेट किया था तो दोनों तरफ स्क्वायर किया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा। फिर इससे हमने लास्ट पार्ट में क्या किया, इन दोनों को यूज करके हमने वेरीफाई किया था Z1 बाय Z2 यहाँ से निकाला था। उसके लिए हमने क्या किया था, Z1 बाय Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा Z2 बाय Z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वहां पे पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस पार्ट इज रियल एंड नेगेटिव। तो हमें ये पता है कि ये चीज तो पॉजिटिव है क्योंकि ये मॉड्यूलस है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 बाय Z1 दैट इज ए नेगेटिव रियल नंबर, या फिर Z1 बाय Z2 इज ए नेगेटिव रियल नंबर। तो सारे रिजल्ट सब सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ गया, एक साइन नेगेटिव यहाँ पे हो गया। और इससे अब हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे भी हमने लिखा था कि पॉजिटिव रियल नंबर था तो हमने लिखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 या Z1 बाय Z2 क्या होगा, जीरो होगा। अब नेगेटिव रियल नंबर अगर होता है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नेगेटिव रियल मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अब ये पाई, पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में क्या था, जीरो था, यहाँ पे ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ साइन का है यहाँ पे सब जगह। अब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मैंने डिस्कस की आर्ग्यूमेंट की, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में है तो हम आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर। तो फिर नेगेटिव साइन वाले टर्म को राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये हमारी चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे हम ये क्या बोल सकते हैं, Z2 बाय Z1 के बारे में भी बोल सकते हैं या Z1 बाय Z2 के बारे में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस पाई यहाँ पे लिखना चाहिए। बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट में पाई का डिफरेंस होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को करेंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। तो देखिए अगर मैं एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, तो उसका एंगल यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू थीटा। अब लास्ट पार्ट में तो क्या था, जब ये था राइट हैंड साइड में इक्वालिटी था तो उसमें क्या था, Z2 पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में था। ठीक है, अब इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या है, जो Z2 है वो Z1 से पाई जो आर्ग्यूमेंट है उसका ज्यादा है, तो जो Z1 होगा वो पाई से उसमें आर्ग्यूमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, पाई प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो ओरिजिन Z1 और Z2 वो अभी भी कोलिनियर है जैसे लास्ट पार्ट में थे, लेकिन इस केस में क्या है, Z1 और Z2 जो है अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन है। इसका मतलब अगर Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो Z2 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर Z1 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो Z2 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओरिजिन Z1 Z2 आर कोलिनियर, जैसे हमने पहले लिखा था। सिर्फ फर्क क्या है, Z1 एंड Z2 दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन।
जब यहाँ पे राइट साइड था तो वहां था सेम साइड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कैसे लिख सकते हैं? Z1 को मैं लिख सकता हूँ R1 cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसका मैंने ये जो मॉड्यूलस है इसको R1 लिख लिया पोलर फॉर्म में। और Z2 के लिए क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट अब पाई प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम ये चीज ध्यान रख सकते हैं, जैसे वहां पे दोनों में प्लस प्लस था। अब अगर हम यहाँ पे रेशो लेंगे तो इससे हम बैक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं। ये बैक रिजल्ट क्या निकलेंगे? Z2 बाई Z1 निकालोगे तो माइनस R1 बाई R2 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव रियल नंबर। और Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 बार करेंगे यहाँ पे, तो उस केस में क्या आएगा? अगर आप निकालेंगे तो उससे आएगा माइनस ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड की इक्वेलिटी को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस करिए इस मॉड्यूलस से फर्क क्या पड़ेगा? इस मॉड्यूलस से बस ये फर्क पड़ेगा कि मॉड Z1 बड़ा है कि मॉड Z2 बड़ा है। अगर मॉड Z1 बड़ा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड हटा के मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। अगर मॉड Z2 बड़ा होगा तो लिख सकते हैं मॉड Z2 माइनस मॉड Z1। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी साइंस में कोई फर्क नहीं आएगा, क्वाड्रेंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर एक फर्स्ट में है तो दूसरा थर्ड में होगा। अब हम क्या करते हैं? ये सारे रिजल्ट निकालते हैं ज्योमेट्रिकली, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो ज्योमेट्रिकली फिर से हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेक्टर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारे रिजल्ट मैंने पहले यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसमें से मैंने एक पार्ट कंसिडरेशन में ले लेता हूँ, ये वाला मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस यहाँ पे मॉड हटा के मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ, ये मॉड Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। इससे मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। आप दूसरा साइन ले लीजिए, उससे भी सेम चीज ही आएगी जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? जो लास्ट में मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, अब उसमें मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया है। तो इस ट्रायंगल में क्या है? ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? Z1 प्लस Z2 वेक्टर आएगा। तो बेसिकली ये Z1 पॉइंट है, ये क्या है? Z1 प्लस Z2 पॉइंट है। ठीक है, तो वेक्टर्स की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सम, ये जो वेक्टर है इसका सम, इसके मॉड्यूलस का सम, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन दोनों का सम किसके बराबर है? Z1 की लेंथ के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ होना चाहिए? ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये तो हो जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 जो ग्रीन वाला था, और रेड वाला हो जाएगा मॉड ऑफ Z2। इन दोनों का सम क्या आएगा? मॉड Z1 के बराबर आएगा। अब लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स को हम मूव कर सकते हैं। तो ये जो रेड वाला वेक्टर है Z2 वाला वेक्टर, इसको मैं मूव कर सकता हूं यहां से ओरिजिन पे, उसका एंड पॉइंट कंसिडरेशन में ले सकता हूं। तो अब अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो अगर ये Z1 वेक्टर है और ये Z2 वेक्टर है, ये क्या है? एंटी पैरेलल है, ये अपोजिट में है। तो अगर हम नोटिस करेंगे, अगर ये पॉइंट इसको मैं लिखता हूं Z1 पॉइंट, तो ये क्या है? 0 Z1 एक साइड में है और Z2 का है? अपोजिट साइड में है। जो रिजल्ट हमने पहले यहाँ पे निकाला वो कैलकुलेशन करके, ये हम डायरेक्टली इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी से फिर हम लिख सकते हैं वो R cos थीटा और R sin थीटा वाला। उसमें क्या आएगा? इसका एंगल थीटा है, दूसरे वाले का एंगल कितना होगा? पाई प्लस थीटा होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट भेजा था। उसमें मैं क्या करूंगा? ये लेफ्ट साइड की इक्वेलिटी को भी यूज करूंगा और राइट साइड की इक्वेलिटी को भी यूज करूंगा। और मैं क्या यूज करूंगा? ये वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ध्यान रखिए, इसको पॉइंट की टर्म में ध्यान रखना थोड़ा सा अजीब है। अगर आप इसको वेक्टर्स की तरह ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए वो डाउट क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है, इफ AZ1 BZ2 CZ3 आर 3 पॉइंट्स इन ए आर्गेंट प्लेन। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप वरी मत करिए, हम वेक्टर से ही इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। इसका मतलब क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर यहाँ पे क्या है? एंटी पैरेलल है, जैसा मैंने पहले पीछे डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम यहाँ ओरिजिन बना देते हैं क्योंकि Z1 और Z2 हमें क्या दिए हुए? पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ओरिजिन कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? Z1 और ये पॉइंट हो जाएगा Z2। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस मॉड ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से कभी भी आपको लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि आपकी ट्रायंगल इक्वालिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे आप लगा सकते हैं। हमेशा आप नोटिस करिए, ऐसा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, मुझे यहाँ दिख रहा है मॉड Z1 अलग से, तो मैं क्या करूंगा? इस Z1 को अलग कर लूंगा, इसमें लिख लूंगा Z1 माइनस आयोटा Z1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ Z3।
और इस आइटा को इसके साथ कंबाइन कर लूंगा तो यह आएगा z1 प्लस आइटा टाइम्स ऑफ z3 माइनस z1। अब मुझे राइट साइड में दिख रहा है z1 इसका मॉड, और अगर मैं इसका मॉड लूंगा वो किसके बराबर आएगा, इसके मॉड के बराबर ही आएगा, क्योंकि आइटा का मॉड क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ये z1 है, ये पूरा अगर एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है z1 वेक्टर और ये जो वेक्टर है ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। आप पॉइंट्स मत बोलिए, वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो इनको हम बोल देंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम साइड ऑफ ओरिजिन है, लेकिन पहले हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए ये है z1 वेक्टर और हमें यहाँ पे मिल गया आइटा टाइम्स ऑफ दिस, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर है कहीं पे तो वो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। अब देखिए अगर मुझे इसको पॉइंट्स में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये z1 में से z3 माइनस z1 है, और वेक्टर्स में भी हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैसे ही वेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन से पॉइंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, z1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा एक पॉइंट z3 कहीं पे होना चाहिए। क्वेश्चन में भी देखिए पॉइंट ही लिखा हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं लोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो आइटा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस आइटा को हम कैसे हटाएंगे, तो देखिए आइटा क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आइटा से बढ़ जाता है। आइटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, π/2। तो बेसिकली क्या है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आइटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में मैं आइटा का आर्ग्यूमेंट ऐड करूंगा, दैट इज π/2, तो मुझे मिलेगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये रोटेशन प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको आप ये भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप ध्यान रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से। तो इसका मतलब क्या है, जो एक वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये वेक्टर कैसे मिलेगा, z3 माइनस z1 वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके। तो z3 माइनस z1 वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो अब ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो z3 माइनस z1 क्या होगा, z1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे ये दिख रहा है वेक्टर, तो मुझे दिख रहा है दो पॉइंट का डिफरेंस, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ z1 की पॉइंट पे, और अगर मैंने इसको z1 पे शिफ्ट कर दिया तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, z3 पॉइंट होना चाहिए। तो z3 माइनस z1 वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें मिल गया कि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे रीड करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, वो तो हमारे आ ही नहीं रहे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए बी सी फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ए बी सी फॉर्म्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो भी नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है। चौथा ऑप्शन है ए बी सी लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर z2 प्लस z3/2। तो ये जो तीनों पॉइंट है एक सर्कल पे लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो कौन सा पॉइंट है उसका सेंटर, z2 प्लस z3/2। तो इसका मतलब z2 और z3 को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और एक डायमीटर बनाता हूँ, उसके मिड पॉइंट जो है उस सर्कल का सेंटर है, और उसको लेके अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो उस पर क्या होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। वो होंगे भी, क्योंकि अगर ये डायमीटर है और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो ये पॉइंट z1 जो है उसी सर्कल पे होगा, क्योंकि डायमीटर के जो पॉइंट, डायमीटर का जो एंगल होता है 90 डिग्री, वो कहाँ होता है, सिर्फ सर्कमफरेंस के पॉइंट पे ही होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, वेक्टर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज करके। तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Also do not forget to subscribe to our channel to get updates on the new videos, and have a nice day.